व्हाट इज डेटाबेस? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। हमने जब एक तरह का डेटा इकट्ठा करके रखना होता है तो हम उसे डेटाबेस की शक्ल में स्टोर करके रखते हैं। डेटाबेस बेसिकली होता क्या है? डेटाबेस के अंदर बेसिकली टेबल्स बने हुए होते हैं और उन टेबल्स के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। जो एक तरह का डेटा होता है वो हम एक डेटाबेस के एक टेबल में स्टोर करके रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम डेटाबेस बनाना है तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का डाटा रखेंगे। हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम डाटा रखेंगे टीचर्स का। जिस तरह से हम कह लें कि टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर का CNIC नंबर, टीचर का मोबाइल नंबर, इस तरह की चीज़ें। अब ये देखो, जितना भी टीचर से रिलेटेड डाटा था वो हमने टीचर के टेबल में रख दिया। इसी तरीके से जो स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा होगा वो हम स्टूडेंट के टेबल में रख लेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हम स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा स्टोर करना चाहते हैं। अब वो तमाम डाटा जो स्टूडेंट से बिलोंग करता होगा वो हम इस स्टूडेंट के टेबल में सेव करेंगे। तो नतीजा क्या निकला कि एक जैसा डाटा हम जब एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। व्हाट इज DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें डेटाबेस मैनेजमेंट, आप कोई सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसकी मदद से हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं और डेटाबेस के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस जो हमने परफॉर्म करने होते हैं वो हम DBMS की मदद से ही परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास डेटाबेस की टेबल में कुछ डाटा हमने इंसर्ट करना है तो वो हम DBMS की मदद से इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने डेटाबेस से डाटा डिलीट करना है तो वो भी हम DBMS की मदद से डिलीट करेंगे। डाटा शेयरिंग इज इम्प्रूव्ड विद डेटाबेस। डेटाबेस का एक ये फ़ायदा है कि जो डाटा शेयर करना है वो बड़ा आसान हो चुका है, रिलायबल हो चुका है और डाटा शेयरिंग हम बड़ी आसानी से करते हैं और बड़ा सिक्योर तरीके से हम डाटा को शेयर करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जब आपने बोर्ड का इम्तिहान दिया था तो वहाँ पर जब आपका रिज़ल्ट आया था तो वो आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर रिज़ल्ट चेक किया। अब वो जो आपका रिज़ल्ट है वो पड़ा तो आपके बोर्ड की वेबसाइट के डेटाबेस पे, लेकिन फिर भी आपने एज ए एंड यूज़र अपने कंप्यूटर पे जब रिज़ल्ट देखना चाहा तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिल गया। ये किसकी मदद से पॉसिबल हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की मदद से पॉसिबल हुआ है। ना सिर्फ आपने अपना रिज़ल्ट देखा बल्कि पूरे रीजन में बैठे स्टूडेंट जिन्होंने रिज़ल्ट देखना था उन्होंने एक क्लिक के साथ रिज़ल्ट देख लिया। डेटाबेस जो हमारा है वो बोर्ड की जो सर्वर कंप्यूटर है वहाँ पर मौजूद है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना रिकॉर्ड अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं एज ए एंड यूज़र। एंड यूज़र का मैं आपको बताता चलूँ कि वो यूज़र जो कि कंप्यूटर पे बैठकर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होता है उसे हम एंड यूज़र बोलते हैं। डेटाबेस सिक्योरिटी इज़ इम्प्रूव विद डेटाबेस। जैसा कि ऊपर मैंने जिक्र किया कि जो डेटाबेस है इसमें हम डेटा सिक्योरिटी को हम इम्प्रूव कर चुके हैं। हम मुख्तलिफ़ तरह के यूज़र्स बना देते हैं, हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि डेटाबेस के कौन से पार्ट को कौन सा यूज़र एक्सेस कर पाएगा। हम एडमिनिस्ट्रेटर बना लेते हैं और हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास फ़लाँ राइट्स हैं कि फ़लाँ टेबल को वो एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कुछ यूज़र्स होंगे, जिस तरह से लाइब्रेरियन का यूज़र होगा, स्टूडेंट्स का यूज़र होगा। तो अब लाइब्रेरियन को हम वो राइट्स देंगे जो लाइब्रेरियन को चाहिए और जो स्टूडेंट्स को राइट्स चाहिए वो हम स्टूडेंट्स को देंगे। जिस तरह स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना काफ़ी है कि स्टूडेंट्स अपनी लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर पर जाकर अपनी प्रोफाइल देख सकें, कोई बुक सर्च कर सकें और बुक को इशू करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकें। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट तरह के यूज़र्स को डिफरेंट राइट्स देकर डाटा सिक्योरिटी को इम्प्रूव किए। रिलायबल डाटा इंटीग्रेशन। इसके अलावा डेटाबेस का एक एडवांटेज ये भी है कि हमारे पास जो डेटाबेस के टेबल्स होते हैं हम मुख्तलिफ टेबल्स बनाते हैं और उनको हम आपस में जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो बड़ी
आसानी से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा हमने एक डेटाबेस बनाई है तो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। जिस तरह से हमने एक डेटाबेस बनाई है तो हम अगर किसी वेब डेवलपमेंट की किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, जिस तरह के PHP है या ASP.NET है, ये वो दो लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं, तो अब वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो हमारा जो डेटा है ये रिलायबल डेटा इंटीग्रेशन डेटाबेस की मदद से होती है। डेटा रिडंडेंसी रिडक्शन, डेटाबेस की मदद से डेटा जो रिडंडेंट डेटा होता है वो उसकी रिडक्शन हो जाती है, यानी कि वो कम से कम हो जाता है। अब रिडंडेंट डेटा से क्या मुराद है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स रखे हैं। ये स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, टीचर आईडी और टीचर नेम। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे स्टूडेंट 1 को टीचर नंबर 1 पढ़ा रहा है और इसी तरीके से स्टूडेंट नंबर 3 को भी टीचर नंबर 1 पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने टीचर नेम स्टोर करना था, तो टीचर नेम शैला हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ा और टीचर नेम शैला हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ा। इसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। अब यहाँ पर ये जो डेटा है ये कौन सा डेटा है, रिडंडेंट डेटा है। ये रिडंडेंट, ये भी कौन सा डेटा है, रिडंडेंट। क्यों? क्योंकि एक ही डेटा जो कि एक जगह पे हो सकता था, पॉसिबल था कि हम उस डेटा को एक जगह पे रख सकते थे, लेकिन हमने खामा खा का उस डेटा को डुप्लीकेट कर दिया, मुख्तलिफ जगहों पे रख दिया खामा खा का। जिस तरह ये शैला 2 जगहों पे हमने रख दिया, तो इसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो एक तो डेटाबेस का ये फ़ायदा हुआ है कि डेटाबेस में जो डिफरेंट टेक्निक्स मुतारिफ हुई उनकी मदद से इस तरह की जो रिडंडेंसी का मसला था वो रिज़ॉल्व हो गया। अब इस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए सोल्यूशन जो है वो ये सोल्यूशन है कि हम क्यों ना इस बड़े टेबल के 2 छोटे टेबल बना लें। एक टेबल हम बना लें जिसके अंदर हम स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा रखेंगे और एक टेबल हम बना लें जिसके अंदर हम टीचर से रिलेटेड डाटा रख देंगे। अब यहाँ पर देखें क्या फ़ायदा हुआ कि हमने यहाँ पर कह दिया कि टीचर आईडी 1 है शैला की और टीचर आईडी 2 है किरण की। अब जितने भी स्टूडेंट शैला से पढ़ेंगे हमें बार बार शैला का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। हमने कहा कि स्टूडेंट आईडी 1 को टीचर 1 पढ़ा रहा है, यानी कि शैला पढ़ा रही है। हमने कहा कि स्टूडेंट आईडी 3 को भी टीचर 1 पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर ये देखें हमने ऐसा कर दिया, तो अब ये देखिए हमें ये जो शैला था ये बार बार नहीं लिखना पड़ा। यहाँ पर आपको बार बार लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको बार बार लिखना नहीं पड़ रहा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो रिडंडेंसी है कि ये 1 रिपीट हो रहा है। अगर ये रिडंडेंसी है तो ये 1 भी तो रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। रिडंडेंसी वो रिडंडेंसी थी ना जो रिमूव हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये जो है इसको हम डेटा रिडंडेंसी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि माना कि डेटा तो डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन जी मजबूरी है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि ये नहीं कि बहुत ज़रूरी है, मजबूरन हमें लिखना पड़ा है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हमने अपने डेटा से जो रिडंडेंसी थी वो रिमूव कर दी है। तो एक और एडवांटेज है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी रिडक्शन। अच्छा, इनकंसिस्टेंट डेटा कौन सा होता है? ऐसा डेटा जिस पे इतबार ना किया जा सके, ऐसा डेटा जो रिलायबल ना हो, ऐसा डेटा जो एक्यूरेट ना हो, तो हम कहेंगे कि डेटा इनकंसिस्टेंट डेटा है। और जब डेटा रिडंडेंसी अकर होती है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी खुद ब खुद अकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये देखें, हमने सपोज ये वाला टेबल देखें जिसमें डेटा रिडंडेंसी अकर हो रही थी। अब यहाँ पर देखें, हो सकता है हम शैला का नाम अपडेट करना चाहते और हम कहते कि शैला का नाम शैला नहीं है बल्कि शैला का नाम है शैला खान। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नाम है शैला खान और यहाँ पर हम इसको अपडेट करना भूल गए, यहाँ पर नाम है शैला। तो अब ये इनकंसिस्टेंट डेटा होगा क्योंकि हम इतबार नहीं कर सकते कि शैला का नाम शैला है या शैला का नाम शैला खान है। तो इसे हम बोलते हैं डेटा की इनकंसिस्टेंसी। तो डेटाबेस का एक एडवांटेज ये है कि डेटाबेस की मदद से हम डेटा की इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी से क्या मुराद होती है? अच्छा, डेटा इंटेग्रिटी में जाने से पहले हमने डेटा रिडंडेंसी की बात की थी, तो इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये तो हमने डेफिनेशन तो देख ली।
इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर हमने डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना हो तो हम क्या करते हैं, हम टेबल्स को नॉर्मलाइज करते हैं। इसे हम बोलते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो अगर डेटा रिडंडेंट है तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम नॉर्मलाइजेशन करें। अभी ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी कि इस टेबल को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, ये नॉर्मलाइजेशन ही हो रही थी। नॉर्मलाइजेशन की एक पूरी लंबी कहानी है जो कि आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप बस एक मोटा मोटा थोड़ा सा टू द पॉइंट याद रख लें कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। इसी तरीके से अगर आपने डेटा इनकंसिस्टेंसी को मिनिमाइज करना है तो आपको कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ेंगे डेटाबेस पे कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ेंगे। डेटाबेस पे कंस्ट्रेंट लगाने से क्या मुराद है, जिस तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये टेबल है और यहाँ पर देखें फ़ी पेड, हम बताना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट ने कितनी फ़ी पे की है। तो हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि जो फ़ी पेड है ये डिजिट्स की शक्ल में होनी चाहिए, और यहाँ पर ये अगर आप अल्फ़ाबेट की शक्ल में डेट डालने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। तो इस तरह के हम कंस्ट्रेंट लगा देते होते हैं कि स्टूडेंट आईडी जो है ये अपने अंदर कौन से डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगी और वगैरह वगैरह। ये भी आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। यहाँ तक ये है कि डेटा पे जो हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो हम एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे, एक शर्त लगा देंगे कि जब भी मार्क्स एंटर करने हैं तो इंटीजर में एंटर करने हैं। अगर हमने स्टूडेंट का नाम एंटर करना है तो हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि स्टूडेंट का नाम जो है वो कैरेक्टर्स में होना चाहिए। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले एडवांटेज की तरफ, डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है? डेटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है ओवरऑल एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, वैलिडिटी ऑफ द डेटा बीइंग एंटर्ड इन द डेटाबेस। डेटा इंटेग्रिटी से मुराद हम ये लेते हैं कि अगर हमारा डेटा जो है वो एक्यूरेट है और कंप्लीट है, जितना उसे होना चाहिए था वो उतना ही है, और रिलायबल डेटा है, बिल्कुल ठीक है, जिस पे हम इतबार कर सकते हैं कि हमारा डेटा एक्यूरेट है। तो इससे हम कहते हैं कि हमारे डेटा में इंटेग्रिटी है। और डेटा इंटेग्रिटी हम क्यों मेंटेन करते हैं? हम डेटा इंटेग्रिटी इसलिए मेंटेन करते हैं कि जब भी कोई डेटा हम डेटाबेस में एंटर करने लगे तो डेटाबेस हमें रोके। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि जैसे ही हम डेटाबेस में डेटा एंटर करने लगेंगे तो डेटा इंटेग्रिटी हमें रोकेगी और चेक करेगी कि क्या जो डेटा हम डेटाबेस में एंटर करने जा रहे हैं क्या वो हमें अलाउ भी है कि नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें कि हमने एक टेबल बनाया और हमने कहा कि जो स्टूडेंट ने जो फ़ी हमें पे की है, तो हम ये देखेंगे कि वो जो फ़ी पेड का कॉलम है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आनी चाहिए वो इंटीजर आनी चाहिए, क्योंकि जो फ़ी होती है वो इंटीजर में होती है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर चेक लगा दिया, कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जब भी कोई इस कॉलम के अंदर जब भी कोई वैल्यू एंटर होगी तो वो इंटीजर टाइप की होगी। तो जैसे ही आप कोई और वैल्यू इंसर्ट करने लगेंगे तो ये एरर दे देगा। जिस तरह यहाँ पर ये देखें आपने अल्फ़ाबेट्स एंटर किए, तो ऐसा ये नहीं होने देगा। तो इससे हम बोलते हैं डेटा इंटेग्रिटी। तो डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा इंटेग्रिटी, हमारे पास 2 तरह की इंटेग्रिटी होती है। एक को बोलते हैं फिजिकल डेटा इंटेग्रिटी और एक को बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंटेग्रिटी। इसको आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है कि इंटेग्रिटी जो होती है, फिजिकल इंटेग्रिटी क्या होती है, लॉजिकल इंटेग्रिटी क्या होती है। लेकिन अभी क्योंकि हम डेटाबेस के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं तो इसको बस मैं यहाँ पे रोकूंगा। अब आपको पता चल गया होगा कि डेटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जैसा कि अभी तक आप देख चुके होंगे कि डेटाबेस में हम बड़ा प्रॉपर तरीके से और बड़ा एफिशिएंट तरीके से डेटा स्टोर करके रखते हैं। फिर हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है, फिर उस डेटा को हम माइनिंग करके उससे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है और वो ये देखना चाहती है कि उनकी जो सेल्स है आपके किस शहर में ज़्यादा हो रही है, और जितनी भी सेल्स हो रही हैं वो डेटा अगर डेटाबेस में स्टोर करते जाते हैं तो एक सिंपल सी SQL की क्वेरी यानी कि डेटाबेस की क्वेरी लगाकर वो जान सकते
लेते हैं कि कौन से शहर में उनकी जो सेल है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसी तरीके से जो कंपनीज होती हैं वो डिसीजन मेकिंग में भी डेटाबेस का इस्तेमाल करती हैं। ओवरऑल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंड यूज़र। इसके अलावा ये होता है कि हमारा एंड यूज़र जिसने हमारे सिस्टम को यूज़ करना होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी डेटाबेस बढ़ा देती है। ज़ाहिर सी बात है, जब डाटा एफिशिएंट तरीके से स्टोर होगा, वेल मैनेज्ड होगा और डिफरेंट तरह की नॉर्मलाइजेशन और डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होंगे, तो ज़ाहिर सी बात यह है कि हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होगी किसी भी काम करने की वो बढ़ जाएगी।